हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक टॉपिक हमें काफ़ी थोड़ा सा तकलीफ देता है और वो टॉपिक है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बच्चों, रिलेशंस एंड फंक्शन में सबसे बड़ा गेम होता है राइटिंग में प्रेजेंटेशन, कैसे लिखा जाए। तो रिलेशन फंक्शंस में क्विक रिवीजन के तौर में मैं शुरू करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 1.1 का डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने के पहले कुछ चीजें आपको मैं ब्रीफ कर दूं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, सिमेट्रिक कैसे होता है और ट्रांजिटिव कैसे होता है। तो यदि मैं डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लूं तो किसी घर में कोई सिंगल चाइल्ड है, कोई लड़का है, तो हम कहेंगे ही इज द ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ। तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। मतलब ए किससे रिलेट हो जाए? खुद ए से रिलेट हो जाए। When A is related to A itself, we can say relation is reflexive. फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक को मैथमेटिक्स की भाषा में कहें और हम कहें कि यदि A B से रिलेटेड है और B A से रिलेट हो गया तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं राम का भाई लक्ष्मण और लक्ष्मण का भाई राम, तो रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। फिर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। यदि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए और सी भी आपस में कैसे हो जाएं? यदि रिलेटेड हो जाएं तो रिलेशन कैसा हो जाएगा बच्चों? ट्रांजिटिव। राम का भाई भरत, भरत का भाई लक्ष्मण इंप्लाइज राम का भाई लक्ष्मण। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बच्चों, प्रॉब्लम कहां आती है? जब एग्जाम में आपको यदि सवाल प्रूव करने को दिया गया और यदि वो केस ट्रू है तो आप एग्जाम्पल नहीं देंगे बच्चों, आप उसको जनरलाइज्ड करके लिखेंगे। लेकिन यदि वो फॉल्स है तो आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं और उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कहा जाएगा काउंटर एग्जाम्पल, जो उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले लाइक्स तो बहुत आ रहे हैं, अब बारी होती है सब्सक्राइब की करने की भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्लीज। वंस अगेन लाइक भी करें, शेयर भी करें, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम शुरू करें डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया बच्चों? हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए क्या है भैया? Books in a library of a college given by the relation R, an ordered pair x, y। जो दो डॉट्स हैं जिसको हम कोलन कहते हैं, इसको मैथ्स की भाषा में कहते हैं such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो गेम में पूरा प्रेजेंटेशन का समझिए। सबसे पहले हेडिंग डाली जाएगी रिफ्लेक्सिविटी, फिर हम लिखेंगे फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए। यदि कोई भी किताब उठाते हैं जो सेट ए को बिलोंग कर रही है तो मैं लिखूंगा x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सही बात है बच्चों। मैंने किसी बच्चे को बोला भाई किताब ले लो, आपकी एनसीईआरटी किताब पार्ट 1 उठा लो, तो इसमें मैंने कहा बताओ जरा इसमें कुल कितने पेजेस है, तो बच्चे ने बताया 286 पेजेस है। उसी किताब को दूसरे बच्चे को दिया, वो बोलेगा सर पहला पेज और अंत के पेज को काउंट कर लेगा तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे? 286। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो एक ही किताब में दो बार नाम लिख दिया, तो x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर x, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द गिवन सेट A। ये लिखने का तरीका होता है। तो मैं कहूंगा देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां बच्चों हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। रिफ्लेक्सिव के बाद आती है बेटे बात सिमेट्री।
हम मान के चलते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई आर को बिलोंग कर रही है। इसका मतलब बोले रवि सर आप बताओगे हम एग्जाम में कैसे याद करेंगे? बच्चा द स्टेटमेंट इज ऑलरेडी गिवन इन द बुक इटसेल्फ। यदि x कॉमा वाई आर में, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बुक में दिया गया है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो लिख देंगे x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कोई प्रॉब्लम? बोले नो प्रॉब्लम। इसको उल्टा लिख दें, उल्टा बोले तो y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक ही बात है। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर y कॉमा x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू द गिवन सेट A। इसलिए बच्चों R कैसा हो गया? सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिविटी आ गया, सिमेट्री आ गया। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में बेटा हम कैसे लिखेंगे? लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू R एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू R। जैसे बताया था a b और b c, तो आप बोलोगे रवि सर आपने डेफिनेशन में a b और b c बोला, तो यहाँ आपने x y z क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी, उसने एक्स वाई से शुरुआत करी तो हमने उसको फॉलो कर लिया। तो सिंपल सी बात है, जो पैटर्न आपको क्वेश्चन में दिया गया है आप उसे फॉलो करते रहे। तो आगे बढ़ते हैं। यदि x कॉमा वाई आर में, इसका मतलब क्या? इसका मतलब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। y कॉमा z आर में, इसका मतलब क्या? y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो चलो लिखते हैं, हम लिखेंगे x एंड y हैव same number of pages and y and z have same number of pages। ठीक बच्चों, x और y में सेम पेजेस, y और z में सेम पेजेस, इसका मतलब x and z have same number of pages। It implies ordered pair x comma z belongs to R for all values of x, y, z belongs to A। अंत में यह लाइन लिखना जरूरी होता है कि ये सभी पे लागू हो रहा है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दोज बिलोंग्स टू द गिवन सेट A इन द क्वेश्चन। देयरफॉर R कैसा हो गया बच्चों? ट्रांजिटिव। इसके बाद अंत का एक डायलॉग लिखना जरूरी होता है, जगह की कमी है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। ठीक है बच्चों, तो यहां हमारा ये सवाल प्रूव हो गया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। मैं फिर कह रहा हूं, अपने सभी फ्रेंड्स को बताओ और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। यस बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रिलेशन आर डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। और कुछ लिखा है क्या? और हमको जो सेट दिया गया है वो सेट कौन सा है बच्चों? ए। हमें क्या बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, तो मैं लिखूंगा फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। इस डेफिनेशन की बात करें तो मॉड ऑफ ए माइनस बी है क्या? या इट इज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो मैं कहूंगा मॉड ऑफ ए माइनस ए, जो कि क्या होता है? 0, विच इज इवन। क्यों? किसी भी नंबर के पीछे 0 लगा दो वो इवन बन जाता है भाई, which is even। It implies ordered pair A comma A belongs to R for all A belongs to A। Therefore R is बेटा रिफ्लेक्सिव। फिर हम बात करेंगे सिमेट्री की। तो सिमेट्री क्या कहता है बच्चों? सिमेट्री की यदि हम बात करें, सिमेट्री, let ordered pair A comma B belongs to R
इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। पक्की बात, एज पर द डेफिनेशन गिवन इन द क्वेश्चन। यदि उल्टा कर दें, मॉड ऑफ बी माइनस ए, वह भी इवन होता है, इट इज ऑल्सो इवन। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए, therefore R is symmetric। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिटिविटी। तो बच्चों मैंने कहा लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R। इसका मतलब बेटे मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन एंड मॉड ऑफ B माइनस C इज इवन। अब एक बात बताओ, जब आप चाइल्डहुड में थे, क्लास 4th में, क्लास 5th में, आपने पहली बार पढ़ा था इवन ऑड, सम विषम संख्या, तो आपकी टीचर ने आपको बताया था कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर 2 से भाजित हो, उसे हम क्या कहते थे, इवन सम संख्या, और जो 2 से भाजित ना हो, जो 2 से डिविजिबल ना हो, उसे हम कहते थे विषम संख्या, बोले तो ऑड नंबर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको बोलेंगे इवन है, इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 अल्फा। तो आप बोलोगे रवि सर आपने प्लस माइनस क्यों लगाया, तो बच्चों आप जैसी मॉड हटाते हो सामने प्लस माइनस आता है, उसी प्रकार से b माइनस सी हम लिख देंगे प्लस माइनस 2 बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर सम कांस्टेंट्स। ऑन एडिंग हम इनको ऐड कर देते हैं बच्चों, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो प्लस माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस 2 बीटा, b से b कैंसिल हो गए बच्चों, तो a माइनस सी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अर्थात a माइनस सी आ गया बेटे, कितना आ गया, प्लस माइनस 2, और इसको अपन ने कितना लिख दिया, गामा। अर्थात ये क्या हो गया, a माइनस सी प्लस माइनस 2 गामा आ गया। इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस सी इज ऑल्सो इवन। ठीक है, इट इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा c बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू सेट A। इसका मतलब R कैसा हो गया बच्चों, ट्रांजिटिव। अंत में हमारा डायलॉग, जगह की कमी है तो मैं यहां लिख रहा हूं, since R is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation। ठीक है बच्चों, अब इस बंदे ने जो इसका सेकंड पार्ट है उसका डायलॉग समझो। वो डायलॉग समझने के पहले हम एक चीज आपस में डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी हमारा सवाल बचा है बच्चों, लेकिन जगह कमी है तो इस पोर्शन को मैं रब कर रहा हूं, आप आपकी नोटबुक में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे कोई 2 नंबर बताओ बच्चों, और दोनों नंबर इवन लेना, और उन दोनों को माइनस करके बताओ कितना बचेगा। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया है 22, एक नंबर क्या लिया 22, और एक नंबर ले लिया मैंने 24, 22 एंड 24। दोनों कैसे नंबर हैं, आप बोलोगे रवि सर दोनों इवन नंबर है। अब जरा दोनों को माइनस करो, जब 2 इवन नंबर्स को माइनस करते हैं तो कैसा आता है, इवन आता है। डन। अब 2 ऑड नंबर उठा लो, तो एक लिया मैंने 11 और एक लिया मैंने 13, और 11 और 13 का डिफरेंस भी कैसा आता है, 2, मतलब इवन आता है। तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि जब भी किन्हीं 2 ऑड नंबर्स को माइनस करें या जब भी किन्हीं 2 इवन नंबर्स को माइनस करें, उनका डिफरेंस कैसा होता है, इवन होता है। गुड। अब एक इवन ले लो, एक ऑड ले लो, तो मैंने उठाया 4 और उठाया 7, ये एक इवन है एक ऑड है, इनका डिफरेंस हर बार कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है। पक्की बात। अब जो चीज आपने मुझसे अभी समझी है उसी को लैंग्वेज में लिखनी है। कैसे, देखो, और वो भी सबसे अच्छी बात यह है बच्चों
कि जो लिखना है वो सब कुछ आपके क्वेश्चन में ही आपको दिया है, आपको सिर्फ समझ के लिखते आना चाहिए। तो मैं खुद लैंग्वेज के लिए बुक उठा रहा हूं और कैसे लिखूंगा तो समझो। वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड स्लैश इवन, अर्थात या तो कोई दो ऑड ले लो या तो कोई दो इवन नंबर्स ले लो। We know that the difference of any two odd slash even numbers is always an even number. Therefore, अब therefore के बाद बच्चों आपके क्वेश्चन में सवाल छुपा हुआ है, सेंटेंस all the elements of all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other। ठीक है बच्चों, ये तो इसकी कहानी हो गई। फिर नीचे पैरा चेंज करके अपन लिखेंगे वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। therefore की कहानी बच्चों कहां छुपी है, उसी में सवाल में छुपी है। नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। ठीक है बेटे, तो यहां हमारा सवाल नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट अब हम शुरू करते हैं। इसके बाद यस बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सब पार्ट 1। सब पार्ट 2 आपने मन से ट्राई करना है, पहले ही बता दूं। फर्स्ट पार्ट को बड़े अच्छे से समझो, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर करो। R is equal to an ordered pair A comma B such that mod of A minus B is a multiple of 4। किस पे डिफाइन किया गया है, सेट A पे डिफाइन किया गया बच्चों। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। लिखने ही आना चाहिए, गेम तो वही लिखने का ही है बेटा। तो रिफ्लेक्सिविटी फॉर एनी A belongs to set A, मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं बच्चों। तो मॉड ऑफ A माइनस A कॉमा 0, क्या 0 4 से डिवाइड होता है? हाँ, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4, it implies ordered pair A comma A belongs to R for all value of A belongs to the given set A, therefore R is reflexive। अब उसके बाद हम बात करेंगे बच्चा सिमेट्री की। हम कहेंगे लेट A comma B belongs to R implies mod of A minus B is a multiple of 4। ठीक है बेटे, उल्टा कर दो, implies mod of B is a multiple of 4 implies ordered pair B comma A belongs to R for all values of A and B belongs to the given set A। therefore R कैसा हो गया बच्चों, सिमेट्रिक। अंत में हम लिखेंगे ट्रांजिटिविटी। लेट A comma B belongs to R and B comma C belongs to R implies mod of A minus B is a multiple of 4
and mod of b minus c is a multiple of 4. It implies a minus b equal to plus minus 4 alpha and b minus c equal to plus minus 4 beta. Again the same story on adding बच्चों, a minus b plus b minus c equal to plus minus 4 कॉमन निकाल लो बेटे, तो ये b और b कैंसिल हो गए, तो a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 गामा. इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है बच्चों, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा c बिलोंग्स टू R for all values of a comma b comma c belongs to the given set a. तो अंत में क्या डायलॉग लिखेंगे, therefore R is ट्रांजिटिव. फिर जगह की कमी है, एज यूजुअल मैं ऊपर लिख रहा हूं, since R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence relation. अब बच्चों इसमें क्या हो गया है, अंत में उसने एक सवाल और पूछा है. वो क्या पूछा है हम पढ़ते हैं, छोटा सा ही है लेकिन लिखते आना चाहिए, और वही गेम है बेटा. वो क्या कह रहा है बच्चे कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस. ईच केस मतलब सब पार्ट 1 और सब पार्ट 2. तो सब पार्ट 1 हम अभी कर रहे हैं, 2 आप होमवर्क में करेंगे. ठीक है, तो क्या करना है बेटा, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट x बी द एलिमेंट रिलेटेड टू 1. अब x वो एलिमेंट है जो 1 से रिलेटेड है. इसका मतलब क्या हो गया बेटे, इसका मतलब हो गया कि जब मैं x और 1 को माइनस करूंगा इस डेफिनेशन के हिसाब से, तो वो किसका मल्टीपल होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4. इसका मतलब बच्चे मॉड ऑफ x माइनस 1 कितना आएगा, 0. क्योंकि अच्छा 0 से स्टार्ट किया, आप बोलोगे माइनस 4 माइनस 8 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से लेकर 12 तक जा रहे हैं बेटा. तो मैं कहूंगा 0 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 12 आएगा. अब सवाल में क्या हो रहा है बेटा, हम पॉजिटिव इंटीजर्स में डील कर रहे हैं, तो जब मॉड की साइन हटाएंगे ना तो प्लस और माइनस दोनों साइन नहीं आएगी, केवल प्लस की साइन आएगी. तो क्या हो जाएगा बच्चा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4, 8 और 12, अर्थात x की वैल्यू 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 4 5 और 8 प्लस 1 9 और 12 प्लस 1 कितना होगा बच्चा, 13 होगा. लेकिन हम 13 नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको जो सेट ए दिया है उसमें एलिमेंट कहां तक जा रहे हैं, उसमें एलिमेंट जा रहे हैं केवल 12 तक, तो 13 परमिसिबल नहीं है. तो हम अंत में लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सेट इज 1, 5 और 9. तो बेटा यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सब पार्ट कंप्लीट होता है. आप समझ रहे हैं, पूरा गेम प्रेजेंटेशन का है. सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे. इसके बाद अब आपको मैं कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11. तो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए. यस बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं क्या लिखा है. R is equal to an ordered pair P comma Q such that OP equal to OQ. P और Q दो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से कैसा दिया गया है, सेम दिया गया है. हमें प्रूफ करना है कि कैसा रिलेशन है बच्चा, इक्विवेलेंस रिलेशन. हम शुरुआत करेंगे, बाद सिमेट्री नहीं, बेग माय पार्डन, शुरुआत करनी पड़ेगी रिफ्लेक्सिविटी से. तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं रिफ्लेक्सिविटी फॉर एनी पॉइंट P बिलोंग्स टू द सेट A. तो आपका क्वेश्चन में कहा रवि सर अगर आप A क्यों बोल रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में A छपा हुआ है और हमको तो वही सेट लेना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया गया है. ठीक है, हम लिखेंगे फॉर एनी पॉइंट P ऑन द गिवन सेट A
उस पॉइंट P का यदि मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं दोनों बार, तो दोनों बार डिस्टेंस कैसा आएगा? सेम आएगा। OP इक्वल टू OP होता है, बोले हाँ रवि सर होता है। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर P कॉमा P बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन R and it is applicable for all element P belong to the given set A. Therefore, R is reflexive. अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। मैं कहूंगा लेट ऑर्डर्ड पेयर P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, तो क्वेश्चन में छपा इसका मतलब OP इक्वल टू OQ। फ्लिप कर दें, इसका मतलब OQ इक्वल टू OP, इसका मतलब Q कॉमा P बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P कॉमा Q बिलोंग्स टू द गिवन सेट A। Therefore R is सिमेट्रिक। अंत में हम बात करेंगे ट्रांजिटिविटी। लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा S लेटर लेंगे बच्चा, कि ऑलरेडी लेटर R आ ही रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटे? OP इक्वल टू OQ, इसका मतलब OQ इक्वल टू OS, इसका मतलब OP इक्वल टू OS, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर P कॉमा S बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यू ऑफ P कॉमा Q कॉमा S बिलोंग्स टू द गिवन सेट A। Therefore R कैसा हो गया बच्चों? ट्रांजिटिव। फिर अंत का डायलॉग, सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, तो क्या लिखेंगे बेटे? Hence it is an equivalence relation। ठीक है बेटा। अब अंत में इसका जो एक छोटा सा पार्ट दिया जिसमें बात वो कर रहा है लोकस की, तो लोकस वर्ड सुनते ही बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लोकस क्या बोला है। तो रिकॉल करो, दीपावली पे मम्मा घर पे क्या बनाती हैं? रंगोली बनाती हैं। या जब आप पहली बार नर्सरी में या LKG में स्कूल गए थे तो आपकी टीचर या आपकी मम्मा आपको क्या करती थी? ऐसे डॉट करती थी और आपको कहती थी बेटा इसको जोड़ दो, तो आपने लेटर क्या बनाना सीखा था? ए। तो मैथ्स की भाषा में जब पॉइंट्स को जोड़ा जाता है तो जोड़ने पे जो पाथ ट्रेस आउट होता है उसको कहते हैं उसका लोकस। क्या कहते हैं बेटा? लोकस। तो हमारा जो अंत का सब पार्ट है जिसमें हमें क्या शो करने को बोला गया बच्चा, उसमें लिखना आपने, समझाना मैंने, कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P जो नॉट इक्वल टू 0,0 वो एक सर्कल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और जो पॉइंट P से पास होगा। तो कहने की बात ऐसी है बच्चा कि यदि मैंने एक सर्कल ले लिया, मैंने एक पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स बच्चा मैंने कितने लिखे बोर्ड पे? 0,0। इस पॉइंट से अब मैं जितने भी पॉइंट निकालूंगा जब जब उनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा तो वो पॉइंट P क्या ट्रेस आउट करेगा? सर्कल। और सिंपल, let O 0,0 be a point and P be a fixed point। डन। जब जब मैं O से P का डिस्टेंस निकालूं और वो डिस्टेंस यदि हर बार सेम आया तो पॉइंट P जो ट्रेस आउट करेगा लोकस वो क्या होगा? एक सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या होगा बच्चा? ओरिजिन होगा। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की बच्चा। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है? R and is relation defined as an ordered pair T1 comma T2 such that T1 is similar to T2। क्लास 10th सिमिलैरिटी हम कैसे प्रूव करते थे, याद आया? वो कॉन्सेप्ट है। आपको बताना है कि रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिविटी की। तो बच्चा कैसे लिखेंगे? फॉर एनी ट्राइंगल T1 belongs to the given set A, T1 is similar to T1। होता है? कोई भी ट्राइंगल खुद से सिमिलर होता है कि नहीं होता है? होता है। इसका मतलब T1
comma T1 belongs to R for all value of T1 belongs to the set A। इसलिए R कैसा हो गया बच्चा? रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे सिमेट्री। हम लिखेंगे लेट T1 T2 belongs to R। इसका मतलब T1 सिमिलर है T2 से। बोले नहीं रवि सर, T2 सिमिलर है T1 से। इसका मतलब T2 T1 belongs to R and it is applicable for all T1 T2 belongs to the given set A। तो हम क्या लिखेंगे बच्चा? Therefore R is symmetric। अंत में हम बात करेंगे ट्रांजिटिविटी, जिसमें हम क्या लिखेंगे? लेट A, B। नहीं, A, B की बात तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम किस में डील कर रहे हैं भाई? ट्रायंगल में डील कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R। ठीक है। अब T1 T2 belongs to R मतलब ट्रायंगल T1 सिमिलर है ट्रायंगल T2 के, और T2 T3 belongs to R मतलब बच्चा T2 ट्रायंगल सिमिलर है T3 के, अर्थात T1 और T3 सिमिलर हो गए। बस करना क्या है? इसको लिखना है। तो ऐसे लिख देंगे हम T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3। It implies T1 is similar to T3। It implies T1 T3 belongs to R for all values of T1 T2 T3 belongs to the set A। Therefore R कैसा हो गया बच्चा? ट्रांजिटिव। अब गेम क्या है बेटू? अंत में क्या लाइन लिखना है? हमको लाइन ये लिखना है बच्चे कि सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब इस सवाल को कंक्लूड करने के पहले आपको मैं एक बात बताऊं, रिकॉल करवाऊं कि ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया हुआ करता था कि साइड्स कैसी होनी चाहिए थी? प्रोपोर्शनेट। कैसी होना चाहिए थी बच्चा? प्रोपोर्शनेट। तो यदि हम इस पर्टिकुलर सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को उठाएं तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया है बच्चों? 3 साइड्स दी गई हैं। पहली ट्रायंगल की जो साइड है बेटे वो दी गई है बेटा 3, 4, 5। दूसरे ट्रायंगल की साइड्स दी है 5, 12, 13 एनी ऑफ द यूनिट्स, और थर्ड ट्रायंगल की साइड्स दी हैं 6, 8 और 10। तो अपने को बंदा पूछ रहा है इनमें से कौन कौन से ट्रायंगल इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिलेटेड हैं। तो मैं क्या से लिखूंगा? वही तो गेम है। मैं कहूंगा क्लियरली, जगह की कमी है तो मैं यहां लिख रहा हूं क्लियरली 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। पहले ट्रायंगल की साइड से 3, 4, 5 और थर्ड ट्रायंगल की साइड छापी उसने 6, 8, 10। ये प्रोपोर्शनेट, इन सबका रेशो कैसा है? सेम। तो क्लास 10th बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर हो गए बच्चा। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे T1 और T3 आपस में कैसे हो गए? रिलेटेड हो गए। देखो T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अपनी बात को कंप्लीट करने के पहले, इस सवाल को पूरा ओके कहने के पहले मैं रिकॉल करा दूं, ये R इज ट्रांजिटिव के बाद में आपको वो पूरा स्टेटमेंट लिखना है कि सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। डन। उसके बाद ये कहानी कंटिन्यू करनी है। तो बच्चा यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यस बेटे, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन 13 क्या बोला है भाई? क्वेश्चन 13 कह रहा है आर an ordered pair PR is a relation defined as an ordered pair P1 comma P2 such that P1 and P2 have same number of sides। Let us start the story। अब same number of sides क्या हो सकती है बच्चा? वो ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलैटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमको स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम फिर लिखेंगे बेटे
रिफ्लेक्सिविटी, अब तो तरीका मेरे हर बच्चे को आ गया होगा, फॉर एनी P1। अब ये कहाँ है भाई, सेट क्या बोला इस सवाल में भी, अगेन सेट ए बोला गया है पॉलीगॉन्स का, नो प्रॉब्लम, सेट ए ही कहा गया है। तो फॉर एनी P1 बिलोंग्स टू ए, P1 and P1 have सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो बच्चा मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहीं से पूरी लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर रहा हूं बेटे। इसका मतलब P1 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यू ऑफ P1 बिलोंग्स टू द गिवन सेट A। देयरफॉर R कैसा हो गया बच्चा, रिफ्लेक्सिव। फिर हम बात करेंगे सिमेट्री की। हम कह रहे हैं लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R, ये ऑर्डर्ड पेयर सेट R को बिलोंग कर रही है। इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, implies P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मैंने फ्लिप कर दिया, इसका मतलब P2 कॉमा P1 belongs to R for all values of P1 comma P2 belongs to the given set A। Therefore R कैसा हो गया बच्चा, सिमेट्रिक। तो बच्चा आप एक गौर करना, इसमें पूरा गेम लिखने का है, हमको समझ में बहुत आ जाता है, हम लिख नहीं पाते हैं। तो इसका प्रेजेंटेशन अच्छे से समझो और नोटबुक में लिख के जरूर देखो, तभी एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते। ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी, लेट P1 comma P2 belongs to R and P2 comma P3 belongs to R, it implies P1 and P2 have same number of sides। and इसकी नकल करेंगे बेटे, तो P2 and P3 have same number of sides। ठीक बच्चा, इसका मतलब P1 and P3 have same number of sides। ठीक है बेटा, तो implies P1 comma P3 belongs to R for all values of P1 comma P2 comma P3 belongs to A। तो अंत में हमारा डायलॉग therefore R is ट्रांजिटिव। उसके बाद का डायलॉग तो भाई हम ओरल डिस्कस करेंगे और अब मेरे बच्चे खुद लिखेंगे, जो कि क्या होता है, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बेटा, अब अंत में एक लाइन और बोली उस बंदे ने, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में बंदा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि what is the set of all elements in A related to the right angle triangle with sides 3, 4, 5। हमको वो सभी एलिमेंट्स ढूंढना है जो सेट ए में होंगे और किस पे लागू हो रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पे लागू हो रहे हैं। अब बच्चा राइट एंगल ट्राइंगल हो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, डजंट मैटर। मेन फंडा क्या होता है बच्चा, इस डेफिनेशन के हिसाब से नंबर ऑफ साइड्स कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस सेट में कौन से एप्लीकेबल हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो एप्लीकेबल हो जाएंगे जिसमें 3 साइड्स होती हैं, मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो कैसे डायलॉग लिखेंगे, लिखते हैं, हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जगह की कमी है ऊपर लिख रहा हूं, the set of all triangles ट्राइंगल्स लिखना अभी अप्रोप्रिएट नहीं होगा, यहां पर लिखेंगे बच्चा एलिमेंट।
the set of all elements in A related to the right angle triangle will be all triangles। ठीक है, तो यहां हमारा एक क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज का इस टॉपिक का अंत का क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 14। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा बच्चों, जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, तो चलिए अब हम 14th क्वेश्चन शुरू करते हैं। यस बच्चा, अब हम बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। लेट अस रिकॉल, क्या कहानी थी इसमें पहले, सवाल में तो छपा है बुक में, हमें यहां बैठाना है। तो हमारा ये सवाल कहता है कि R इज अ रिलेशन डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड पेयर L1, L2 सच दैट L1 L2 आपस में कैसे दिए गए बच्चा, पैरेलल दिए गए। और ये कैसा रिलेशन बताना है अपने को, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप बोलेंगे रवि सर हर बार तो आप सेट ए ले रहे थे। अरे भाई हम इसलिए ले रहे थे कि क्वेश्चन में ए छपा था, और इस बार इस सवाल में क्या छाप दिया उस बंदे ने कि लाइंस कहां से उठानी है, एक्स वाई प्लेन से उठानी है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्स वाई प्लेन को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। नाउ स्टार्ट द गेम बच्चा। तो कैसे लिखेंगे, फॉर एनी L1 belongs to set A, L1 is parallel to L1। सही है कि गलत है बताओ। तो रिकॉल करो, क्या रिकॉल करो, क्लास 4th क्या होता था पैरेलल लाइन, दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और क्या कोई लाइन खुद को इंटरसेक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, इसलिए लाइंस आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके बेटे, चलो कंटिन्यू करते हैं। इट इंप्लाइज L1, L1 belongs to R for all value of L1 belongs to the set A। तो क्या डायलॉग आएगा बच्चा, therefore R is reflexive। फिर हम बात करेंगे सिमेट्री की बेटे। कैसे लिखते हैं, let L1, L2 belongs to R, अर्थात लाइन L1 is parallel to L2। कहां से आया, इट इज गिवन देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, पलट के लिख दो L2 is parallel to L1। इससे क्या कंक्लूड हो गया कि L2, L1 belongs to R for all value of L1, L2 belongs to the given set A बच्चा। इसलिए R कैसा हो गया, सिमेट्रिक। डन। अब हम अंत में लिखेंगे ट्रांजिटिविटी। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चा, लेट L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R। ठीक है बेटे, इसका मतलब L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, अर्थात L1 is parallel to L3। इसका मतलब L1, L3 belongs to R for all L1, L2 and L3 belongs to the set A। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, ये ट्रांजिटिव हो गया, therefore R is transitive। तो इसके नीचे का अंत का डायलॉग लिखने के बजाय हम फिर आपस में डिस्कस करेंगे क्या डायलॉग है। और एक बात, ये जो हमारा अंत का स्टेटमेंट है, अंत का डायलॉग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जस्टिफाई करता है कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है पता है। ठीक है, जो क्या कहेगा कि सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपने देखा है कि हर सवाल में अंत में उसने छोटी से एक छोटा सा क्वेश्चन और जोड़ रहा है। तो इस सवाल में उसने अंत में एक लाइन जोड़ी है। वो चीज समझाने के पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लैशबैक में क्लास 11th में, जहां आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया था स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रेट लाइंस में आपको एक बात बताई गई थी कि लाइंस पैरेलल कब होती है, कब होती है बताओ, जब उनके स्लोप्स कैसे होते हैं, यस सेम होते हैं।
तो हमको ये बंदा बोल रहा है कि हमको लाइन की इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है, मुझे अपने स्पेक्स पहनना पड़ेंगे, फॉन्ट साइज काफी बारीक है। क्या दी गई है कि सेट ऑफ ऑल लाइंस निकालना है जो कि दी गई है 2x + 4। अब बच्चा जो लाइन की इक्वेशन दी गई है y = मैं यहां पर आपको लिख के दिखा रहा हूं, y = 2x + 4, अर्थात इसका स्लोप कितना दिया गया बच्चा 2। तो वो सब लाइन जो इसको जस्टिफाई करेंगी वो आपस में कैसी होनी चाहिए, वो सब पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल तभी होगी जब उनका स्लोप भी कैसा होगा, इसके बराबर आ जाए। तो मेरा कहने का अर्थ ये था बेटे कि इसका स्लोप कितना है 2, मतलब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी कैसा होना चाहिए 2। तो कैसे डायलॉग लिखेंगे, चश्मा पहनना पड़ेगा, फॉन्ट थोड़ा बारीक है, क्या लिखेंगे बेटू, द सेट ऑफ ऑल लाइंस related to the line y = 2x + 4 will be y = 2x + c, where c is some real number। कहने का अर्थ ये था बच्चा मेरे कि स्लोप कैसा होना चाहिए, सेम, तभी लाइन पैरेलल होगी, कांस्टेंट बदल सकता है, ठीक है। तो यहां हमारा टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो हमारा फर्स्ट सब पार्ट है इसका, जिसको हम कहते हैं कैटेगरी कौन सी, इक्विवेलेंस रिलेशन की, वो कंप्लीट होती है। डन। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका थॉरली रिवीजन करेंगे, बट लेकिन किंतु परंतु मैं हर बार कहता हूं लाइक शेयर और सब्सक्राइब, यहां गेम चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले सब्सक्राइब, फिर शेयर करते रहना, और लाइक तो आप कर ही दोगे क्योंकि आपके रवि सर आपको काफी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। ओके, तो यहाँ हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। तो बच्चों अच्छे से रिवीजन करो, राइटिंग में करो, एक बार फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। सो थैंक यू वेरी मच।